हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा चुका हूं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हमने स्वेस का सिद्धांत पढ़ा, डार्ली जेफरीज का सिद्धांत पढ़ा। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया सियाल, सीमा, निफे, आपको पढ़ाया मैंने भूपर्पटी और प्रवार और कोड को पढ़ा, हमने क्रस्ट मेंटल कोर को पढ़ा। तो दोस्तों, इन सभी वीडियोस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, मैं उन्हें आज लेके आया हूं। इस वीडियो में हम क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में क्वेश्चन मिलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली ऊपर से नीचे की ओर परतों का सही क्रम क्या है। ठीक है, मतलब जो हमारी लेयर्स हैं पृथ्वी के इंटीरियर में, उनका ऊपर से नीचे की ओर क्या क्रम सही है। तो देखिए, पहला है ऑप्शन भूपर्पटी, प्रवार, कोड, दुर्बलता मंडल। दूसरा भूपर्पटी, दुर्बलता मंडल, प्रवार और कोड। ऐसा ही इसमें सी और डी भी होगा, मैंने उनको लिखा नहीं है। आप इन दो में से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसमें हमें सबसे ऊपर क्या मिलती है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के नीचे देखिए, क्रस्ट जो हमारी है वो महाद्वीपीय क्रस्ट कब तक है? 30 किलोमीटर तक। देखिए, मैं ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा पर्पस ये भी रहता है कि जो पिछले वीडियोस मैंने जो लिए हैं, उनको एक समग्र रूप से मैं आपको पूरा एक रिवीजन भी उसमें पेश कर सकूं। ठीक है, सो हम जब पूरा रिवीजन प्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमें क्या होगा कि क्वेश्चंस भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में उनका रिवीजन होने से आपको उसको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, भूपर्पटी को क्या कहते हैं? क्रस्ट। दुर्बलता मंडल जो हमारा है, जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, वो दूसरी लेयर है। अब वैसे तो ये कोई सेपरेट लेयर है नहीं, एस्थेनोस्फीयर हमारा जो है वो हमारी जो मेंटल है उसका ही, पृथ्वी की मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसी को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट जो होती है दोस्तों, मैं यहीं पे आपको बताता चलता हूं कि क्रस्ट जो होती है वो महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक मानी जाती है और महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। और जहां पे पर्वत होते हैं वहां ये लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक भी हो जाती है, 70 किलोमीटर तक भी होती है। और जो एस्थेनोस्फीयर है हमारा, वो मेंटल जो है हमारी, उसका सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कितना है हमारे धरातल से और 200 किलोमीटर तक होता है। लगभग 200 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल कहते हैं इसको। इसके नीचे हम देखें तो मेंटल जो है उसका सबसे ऊपरी पार्ट दुर्बलता मंडल हो गया, और मेंटल से जो नीचे का भाग, जो मेंटल का जो दुर्बलता मंडल से नीचे का भाग है, वो दो पार्ट में होता है। क्या? मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल कब तक होती है? अपर मेंटल हमारी होती है पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे, यानी 30 किलोमीटर से लेकर के और 700 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो लोअर मेंटल होती है वो होती है 2900 किलोमीटर तक। और उससे नीचे आती है कोर। कोर के भी दो पार्ट होते हैं। जो बाह्य कोर होती है, बाहरी क्रोड जो होती है, वो होती है 2900 से और 5150 किलोमीटर तक। और जो आंतरिक क्रोड होती है, जो सबसे जो अंदर की परत है, जो ठोस है, वो होती है 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, भूपर्पटी, दुर्बलता मंडल, प्रवार, कोड। और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट का प्रयोग करके हमें ये सूची 1 दी है, ये सूची 2 दी है, और इनमें से हमें राइट जो है वो कैसे सही उत्तर चुनना है, कैसे चुनना है, किसमें कौन सा किससे मैच कर रहा है। देखिए, सबसे पहली है, इसमें देखो अशांतता के बारे में दिया गया है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में दिया गया है। और डिसकंटिन्यूटी क्या है? डिसकंटिन्यूटी एक ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, मतलब अपर और लोअर जो पार्ट है उनके बीच में बिल्कुल अंतर लाने हैं, उसके लिए, मतलब उससे ऊपर घनत्व बिल्कुल डिफरेंट है, इससे नीचे घनत्व बिल्कुल डिफरेंट है। तो पृथ्वी की जो परतें हैं, उन परतों के बीच में क्या पाई जाती है? एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसके ऊपर घनत्व अधिक अलग होता है और नीचे घनत्व अलग होता है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है, जहां पे लगभग दोनों का मिलता जुलता सा घनत्व मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली है कोनार्ड अशांतत्य। ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या अशांतत्य। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच होती है? देखिए, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है
हमारी जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ऊपर अवसादी परतें होती है, उससे नीचे ग्रेनाइट होती है, इससे नीचे बेसाल्ट होती है। तो जो भूपर्पटी में ही ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी मिलती है वो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी होती है। तो इसमें ए के साथ कौन सा मिल जाएगा हमारा, ए के साथ हमें मिलता है इसमें ऊपरी और निचली परपटी, ठीक है। तो इसमें ए के साथ 4 मिलेगा, ठीक है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी हमारी मिलती है भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार के बीच में, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो मिलती है वो मिलती है हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा है, देखिए इसमें है भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार यानी कि 3, ठीक है। मोहो के बाद आती है हमारी रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। रैपिड डिस्कंटिन्यूटी मिलती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, मतलब प्रवार के ही दोनों भागों के बीच में जो मिलती है वो है हमारी रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। तो इसको हम कहां से ले सकते हैं, 2 नंबर ये वाला। तीसरी है गुटेनबर्ग, चौथी है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहां मिलती है हमारी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मिलती है मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, लोअर मेंटल, ज्यादा सटीक बोले तो लोअर मेंटल और अपर कोर के, मतलब आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में। तो इसमें है हमारा निचला प्रवार और बाह्यक रोड यानी कि ये, ठीक है। इसके बाद देखें हम तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहां मिलती है हमारी, क्रोड के ही दोनों पार्ट्स के बीच में, अब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में यानी कि 1 नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 4 3 2 5 1। तो हमारा होगा ये आंसर 4 3 2 5 1, ठीक है। दोस्तों पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो यूपी जो जीआईसी एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर का एग्जाम है, उसका तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी को। और प्रीवियस ईयर के आप टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देखेंगे, नेट के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है गुटेनबर्ग, ठीक है। और ये डिस्कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इनका सीरियल और इनका याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूपर्पटी में पाई जाने वाली बेसाल्ट सेल, सबसे ऊपर अवसादी, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्न में से किसकी अधिकतम मात्रा होती है। मींस इनमें से जो हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी मिलती है। देखिए जो हमारी बेसाल्ट सेल है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा होती है 47%, कितनी, 47%। उसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे ज्यादा आता है वो सिलिकॉन आता है 28%, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम आता है जिसका होता है 8%। इसके बाद आयरन आता है, आयरन का होता है 5%, ठीक है। आयरन के बाद हमारा आता है कैल्शियम 3.5%, और फिर उसके बाद हमारे आता है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये इनका नंबर आता है लगभग 2.5%, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम देखें तो इसमें किस में हमको सबसे ज्यादा मिलेगी, देखिए इसमें ऑक्सीजन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगी हमें, इसमें मिलेगा सबसे ज्यादा सिलिकॉन। तो डी आंसर विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो सिलिकॉन की मात्रा मिलती है 28%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको देख के हमें बताना है कि कौन से कूट से हम, कौन कौन से इसमें से जो तथ्य हैं, कौन से कथन है वो सही है। पहला कथन है मेंटल में मुख्य रूप से लोहे एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मेंटल जो होता है उसमें लोहे के, मैग्नीशियम के और किसके, लोहे और मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, ये हमारा राइट है। और जो हमारी भूपर्पटी जो होती है उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना कि मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के और किसके, लोहे के, इनके मिलेंगे हमारे किसमें, सॉरी कैल्शियम के, लोहे के और मैग्नीशियम के, Ca, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और आयरन के, इनके तो सिलिकेट जो है वो मिलेंगे हमें किसमें, मेंटल में। और जो हमारी भूपर्पटी है उसमें किसके मिलते हैं, भूपर्पटी में मिलते हैं हमारे सिलिकेट, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के,
ठीक है, तो ये आंसर सही है पहला। दूसरा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली पृथ्वी की आंतरिक निफे व लोह निकेल व लोह युक्त परत को बैरिस्फीयर कहते हैं। मतलब सबसे जिसमें कह रहे हैं कि अंदर पाई जाने वाली निकेल और लोह युक्त परत को बैरिस्फीयर कहते हैं। देखो सुएज महोदय ने बताया था सियाल, सीमा और निफे। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे अंदर की परत थी वो क्या थी? निफे थी, निकेल और फेरस। बिल्कुल सही बात है कि तरल अवस्था में पाई जाती है, क्लियर बात है। तरल अवस्था में हमारा भारी जो क्रोड है वो तरल अवस्था में है, तो भारी तरल जो क्रोड जो तरल अवस्था में है उसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। तो निकेल और फेरस जो है इसकी अधिकता वाली जो परत है इसको बैरिस्फीयर कहते हैं। बिल्कुल राइट है। कैसे है? देखिए, सुएज महोदय ने बताया था कि हमारी जो भूपरपटी है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसको इन्होंने कहा था सियाल। और सियाल को इन्होंने क्या कहा था? सियाल को इन्होंने कहा था लिथोस्फीयर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लिथोस्फीयर। ठीक है, तो सियाल जो थी उसको तो नाम दिया था इन्होंने लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। और जो हमारी सीमा जो इन्होंने बताई थी, जो सिलिका और मैग्नीशियम की परत थी, सियाल तो सिलिका और एल्यूमिनियम की थी सुएज के अकॉर्डिंग, और ये सीमा जो थी इसको इन्होंने बताया था पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर क्यों कहा था? क्योंकि इसका तापमान एक तो बहुत ज्यादा होता है, दूसरा इसमें जो मैग्मा है वो पाया जाता है और बहुत तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया इन्होंने पायरोस्फीयर, यानी अग्नि से नाम दिया गया। पायरो मीन्स अग्नि। ठीक है, तो पायरोस्फीयर। और जो सबसे अंदर की जो निफे बताई थी, जो निकेल और फेरस की जो परत है, उस निफे परत को इन्होंने नाम दिया था बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर। अब बैरी से मतलब आता है यहाँ पे दाब से। बैरी मीन्स दाब, बैरोमीटर जैसे होता है वैसे बैरिस्फीयर जो है दाब होता है। तो इसको बिल्कुल राइट आंसर है कि निफे परत को बैरिस्फीयर कहते हैं। तो दो कथन सत्य हैं। तीसरे कथन, सुएज के अनुसार सीमा अम्लीय पदार्थों की अधिकता वाली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की परत है। देखिए दोस्तों, सुएज महोदय ने बताया सीमा, मैंने बताया पायरोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। सिलिक और सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम तीनों के ही इसमें सिलिकेट मिलते हैं सीमा में। ये भी राइट बात है कि इसमें किसमें? सियाल और सिलिकम। तो अब देखिए दोस्तों, क्या है कि जो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, अब देखिए ये दोनों मिसमैच हो गया है। देखिए, लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट कहां मिल रहे हैं? हमारे मेंटल में मिल रहे हैं। और जो मेंटल है उसकी तुलना अगर हम करें तो वो किससे होती है? सीमा से तुलना होती है। ठीक है, तो सियाल में क्या मिलेंगे? सियाल में जो हमारी में मिलेंगे उसमें मिलेंगे सोडियम, पोटेशियम और जो है एल्यूमिनियम के सिलिकेट। जबकि सीमा जो है, जो यहां पे पूछा है, उसमें मिलेंगे लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट ना मिलके पहली बात तो सीमा में मिलेंगे, सीमा में मिलेंगे किसके? लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट। दूसरा, यहां पे अम्लीय पदार्थ नहीं मिलते हैं। सियाल जो है उसमें मिलते हैं अम्लीय पदार्थ और सीमा में मिलते हैं क्षारीय पदार्थ। ठीक है, तो बेसिक नेचर होता है इसका, यहां पे बेसिक नेचर होता है किसका? सीमा का, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। तो अब कौन से आंसर सही है इसमें? फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है, तो हमारा ऑप्शन आता है बी। ठीक है दोस्तों, तो पहला और दूसरा इसमें सही है। अब अगला आता है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान कहां पाया जाता है? पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान, सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान किस परत में मिलता है? यह क्वेश्चन है। देखिए, सबसे ज्यादा आयतन जो मिलता है, जो हमारा मेंटल जो है, हमारी जो पृथ्वी का मेंटल है, मेंटल में टोटल जो आयतन है उसका 83% तो क्या मिलता है? आयतन मिलता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो संपूर्ण आयतन है उसका 83% पार्ट जो है वो किसमें मिलता है? मेंटल में। और इसका टोटल 67% है। और जो हमारे जो क्रोड है, ठीक है, उस क्रोड में कितना मिलता है? क्रोड जो है हमारे, इस क्रोड के अंदर मिलता है 16% तो मिलता है इसमें क्या? 16% तो अपन को मिल जाएगा इसमें आयतन। ठीक है, और लगभग इसमें 32% मिल जाएगा द्रव्यमान। मतलब हम देखें तो पृथ्वी की जो कुल आंतरिक भाग है उसका 83% मिलता है प्रवार में, और जो द्रव्यमान है उसका 67% मिलता है प्रवार में। जबकि क्रोड में 16% आयतन और 32% मिलता है द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो अब बचती है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी में तो लगभग 1% या उससे भी
कम द्रव्यमान और आयतन पाया जाता है, क्योंकि भूपर्पटी बहुत पतली है हमारी, मात्र 30 किलोमीटर तक है। अगर देखा जाए तो ये तो नगण्य है। हमारा मेंटल 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लगभग आधा जो पृथ्वी का जो व्यास है, जो पृथ्वी का जो आधा व्यास है उससे भी ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? प्रवार, मेंटल जो है उसमें सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, भूगर्भ जो है हमारा मतलब भूपर्पटी और उससे नीचे का जो भाग है उसमें जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैग्मा। और जब यही पदार्थ निकल के धरातल पर आ जाता है तो इसे कहते हैं लावा। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों भूगर्भ के अंदर इसको मैग्मा कहते हैं और बाहर निकलने पे इसको कहते हैं लावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं और इनमें से हमको सही चुनने हैं, कौन कौन से सही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। यह राइट आंसर है, राइट क्वेश्चन है। क्यों? जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर पे, यह राइट आंसर है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। दूसरा है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह भी एक फैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूसरा आता है, भूक्रोड़ का घनत्व 5 से 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहां देखिए, अब आप देखिए जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का जो घनत्व है वह माना जाता है कि 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर महासागरीय भाग करें तो महासागरीय जो है उसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये थोड़ी ज्यादा भारी होती है क्योंकि ये सियाल परत होती है, जो सीमा परत होती है, जबकि महाद्वीपीय सियाल परत होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये मैग्नीशियम की होती है, तो ये थोड़ी भारी होती है महासागरीय परत। और जो हमारे मेंटल जो होती है उसको माना जाता है कि वो 3.2 से और लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक की होती है। अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाते हुए घनत्व बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोड़। क्रोड़ जो है हमारा उसका घनत्व होता है लगभग 10 से लेकर के और 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, तो अब देखिए इसने पूछा है भूक्रोड़ का घनत्व 5 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया, तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि भूख जो हमारी क्रोड़ है वो 10 से 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अपर जो हमारी क्रोड़ है उसमें घनत्व जो है वो पाया जाता है 10 से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, और जो आंतरिक क्रोड़ है उसमें पहुंचते पहुंचते 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। तो ये तीसरा गलत है। चौथा है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का कारण क्रोड़ है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की जो बाहरी क्रोड़ है दोस्तों, जो निकल और फेरस की बनी हुई है, जो बेसाल्टिक है, जिसके अंदर क्या है? निकल फेरस है, और ये ही अंदर जो है पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूर्णित होती रहती है। बाहरी क्रोड़ की वजह से ही पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है और उसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इस आधार पर हम देखें तो हमारा आंसर बी इज बी राइट आंसर, क्योंकि ये जो है हमारा भूक्रोड़ का घनत्व 5 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वेस के निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन चुनिए। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें चेक करना है और जो राइट आंसर है इनमें से उसको हमें टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है सियाल, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, सियाल सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी महासागरीय परत है। ठीक है, सियाल नाम से पता चल रहा है, सिलिका और एल्यूमिनियम, राइट? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है सियाल परत, मगर दोस्तों यह महासागरीय परत नहीं है। यह कौन सी परत है? महाद्वीपीय। दिस इज ए कॉन्टिनेंटल लेयर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीमा सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी महाद्वीपीय परत है। देखिए सीमा किससे बनी है? SI और Ma, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। ठीक है, बट स्वेस के अकॉर्डिंग बट ये महाद्वीपीय परत ना होकर के महासागरीय है, यानी कि ये हमारी जो है वो कैसी है? ओशियनिक
लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है सियाल, बेसाल्ट एवं सीमा में ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये है कि सियाल्ट जो है हमारी, उसमें बेसाल्ट जो है वो अधिक पाया जाता है, जबकि सीमा में ग्रेनाइट अधिक पाया जाता है। बट ऐसा नहीं है, जो हमारी सीमा परत होती है वह भारी होती है और किस में बनती है, ओशियन की होती है, महासागरीय होती है क्या हमारी सीमा, तो वो बेसाल्ट की बनी होती है। जबकि जो हमारी सियाल है वो ग्रेनाइट की अधिकता नहीं होती है, और वो कौन सी होती है, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीमा को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि सियाल जो है हमारी, उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर, और सीमा को बोलते हैं पायरोस्फीयर, और जो हमारी जो निफे परत है उसको बोलते हैं बैरिस्फीयर, की उसमें घनत्व ज्यादा होता है। तो दिस इज राइट आंसर, सीमा को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। मोहो एक स्केल होती है, इससे हम किस चीज को का हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। तो इसमें देखिए जो मोहो स्केल से मापा जाता है, पहला है आकाशीय पिंडों की दूरी। तो आकाशीय पिंडों की दूरी तो किस में नापी जाती है, प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है वायुयानों की गति, वायुयानों की गति तो नॉट वगैरह में नापी जाती है, तो ये भी नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चट्टानों की कठोरता। जो हमारी रॉक्स है उनकी कठोरता नापने के लिए हम मोहो स्केल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मिलता भी नहीं है इजीली बुक्स में। तो चट्टानों की कठोरता नापने के लिए हम इसका यूज लेते हैं मोहो स्केल का। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है। देखिए मैंने आपको जो पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज, तब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज का क्लासिफिकेशन बताया था कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पता लगाया जाता है। देखो प्रत्यक्ष स्रोत कैसे होता है, या तो हम किसी चट्टान की एज मालूम करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मालूम करें, या पृथ्वी के जो चट्टान है उसके अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, या हम क्या करें, ड्रिलिंग कर दें, अंतर्वेदन कर दें, उससे हमें पता लग जाएगा। या हम क्या करें कि गहराई में जा रहे हैं हम, जैसे हमारी खान है तो खान में जाते हैं तो वहां पे हमें पता लग सकता है। ठीक है, या फिर हमारी जो डायरेक्ट सोर्स है वो है हमारा ज्वालामुखी। ठीक है, बाकी भूकंप, तापमान और घनत्व, देखो ज्वालामुखी डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, मैग्मा। मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो उसमें जो चीजें होंगी वही तो पृथ्वी के अंदर होंगी, जो पृथ्वी के अंदर होंगी वही बाहर निकलेंगी। तो ज्वालामुखी एक डायरेक्ट सोर्स हो सकता है। इसके अलावा जो भूकंप है, तापमान है, घनत्व है, दाब है हमारा, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। इसके अलावा उल्कापिंड है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये सब हमारे क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, राइट नहीं है, ये इनमें से कोई एक है जो गलत होगा। अब देखिए गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में जाएंगे, भूपरपट्टी जो है हमारी, क्रस्ट जो है उसका घनत्व क्या है, कम है। मेंटल में जाएंगे घनत्व और ज्यादा हो जाएगा, कोर में जाएंगे तो घनत्व और ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में वृद्धि होती है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंतरतम भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो घनत्व में वृद्धि क्यों हो रही है, उसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि आंतरिक भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा और जो है निकेल है, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के अंतरतम में जाने पर भारी पदार्थ में वृद्धि होती है। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैग्मा है उसमें टेम्परेचर, जो हमारा मेंटल है उसमें जो मैग्मा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और नीचे कोर में जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ, और मैंने बताया था कि हर 32 मीटर पे हमारे पृथ्वी के गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब कम पाया जाता है, क्या लगता है, करेक्ट है ये, करेक्ट नहीं है,
क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो ऊपर की जो चट्टानें हैं, ऊपर की परतें हैं, उनका ही इतना भार होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो इनर कोर है वो तो बहुत ही कठोर है, ठोस है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब बढ़ता है ना कि घटता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेसाल्ट युक्त सागरीय भूपर्पटी का औसत घनत्व होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट युक्त जो सागरीय भूपर्पटी है उसका औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी हमें बतानी है बेसाल्टिक जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है उसका। अब देखिए, जो ओशियनिक क्रस्ट और हमने बताई कंटिनेंटल क्रस्ट, जो ओशियनिक क्रस्ट जो है वह भारी होती है कंटिनेंटल से, और स्वेस के अकॉर्डिंग माने तो ओशियनिक जो होती है वो सीमा होती है और वो होती है कंटिनेंटल सियाल होती है। तो जो हमारी बेसाल्टिक जो सागरीय भूपर्पटी है उसका घनत्व कितना होता है? उसका घनत्व होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारी जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है उसका घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी भूपर्पटी, और यह कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर तक ही होती है केवल महासागरों में, ओशियन में। एंड इसके अलावा जो देखें तो महाद्वीपों में देखें तो 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो इसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग की भांति व्यवहार करती है? मतलब कि कौन सी वेव ऐसी है जो लाइक अ साउंड वेव बिहेव करती है। ठीक है, तो साउंड वेव कैसी होती है? देखिए, साउंड वेव जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और मैंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जिस डायरेक्शन में वेव प्रोग्रेस करती है, जिस दिशा में वेव आगे बढ़ती है, उसी दिशा में पार्टिकल्स जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो इसमें जो है ध्वनि तरंग जो है उसका की भांति होती है हमारी प्राइमरी वेव, जो प्राथमिक तरंगे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। और ये भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति होती है, इन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, हिंदी में बोलते हैं इनको अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और ये हमारी सबसे तेज मूविंग वाली भी होती हैं प्राथमिक तरंगे। क्यों? ये 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ती हैं। और एक प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। ठीक है, मतलब कि हम ध्वनि वेव जो होती हैं, साउंड वेव्स हमारी जो होती हैं वो सिर्फ किस में नहीं जाती हैं, निर्वात में नहीं जाती हैं। निर्वात मतलब जहां एयर ही ना हो, सिर्फ वहीं पे ध्वनि वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। अदरवाइज जहां सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों में ध्वनि तरंगे जा सकती हैं। इसी तरह हमारी प्राथमिक भूकंपीय तरंगे भी तीनों माध्यम, तीनों मीडियम में से निकल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी वेव विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक वेगवान होती है? अभी मैंने बताया हमारी जो प्राइमरी वेव है, इसको प्राइमरी वेव कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जो गति है वो सबसे ज्यादा होती है। और जो हम भूकंप मापी जो है हमारी, उस पे जब हम नापते हैं तो पहला जो कंपन आता है वो प्राथमिक तरंग का ही आता है। वो फर्स्ट कंपन क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर ये सबसे पहले महसूस की जाती हैं प्राथमिक तरंगे, इसलिए भूकंप मापी इसके कंपन को सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले एक्सप्रेस करती है। तो इसे प्राथमिक तरंग होती है, 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और और जो द्वितीयक तरंग है वो उसकी गति और कम होती है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और धरातलीय तरंगे हैं, इनकी गति और भी कम होती है, लगभग इनकी गति जो होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये होती है हमारी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं धरातलीय तरंगे, जिन्हें लव वेव्स भी बोलते हैं, एल वेव्स, ये हमारी सबसे कम गति से चलती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी में भी देखेंगे आप, नेट में भी देखेंगे, और आपको आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी जो आप लेक्चर देखेंगे उनमें भी आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। एक असर्शन दिया जाता है, एक रीजनिंग दी जाती है। तो अभिकथन और कारण, तो असर्शन जो है एक इसके पीछे इसको प्रूव करने के लिए एक कारण देगा। तो अभिकथन है कि एस भूकंपीय तरंग बाह्य क्रोड की सीमा पर परावर्तित होकर वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है।
जो हमारी सेकेंडरी वेव है वह क्या है, मेंटल जो है हमारी, उस मेंटल की जो आउटर ले जो बाउंड्री है उस पे ही क्या कर जाती है, परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर के और वक्राकार मार्ग, ठीक है, कर्व्ड रूट जो है उसको फॉलो करती है, वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। तो ये कह दिया अभी कथन। अब इसके सपोर्ट में ये कह रहे हैं कारण कि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जो केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं। अब हमें इन दोनों की सत्यता जांचनी है, क्या कि एस तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे कैसी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव्स होने के साथ साथ ये केवल सॉलिड मीडियम में से गुजर सकती हैं। ये इसने सेकंड जो रीजनिंग का है। तो देखिए असर्शन की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो बाह्य कोर की जो सीमा है, जो आउटर कोर है, ठीक है, उसकी सीमा से पहले ये परावर्तित होकर अनुसरण क्या करती हैं, वक्राकार मार्ग का अनुसरण करने लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या, एस तरंगे। इसके बाद देखें हम कि एस तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ वेव्स भी हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ वेव्स जो होती हैं वो लाइट वेव्स की तरह होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये क्या होती हैं, सिर्फ सॉलिड में से गुजर सकती हैं, ये लिक्विड में से नहीं गुजर सकती हैं, इसलिए ये क्या है, केवल ठोस माध्यम में से गुजरती हैं। तो दोनों में से अब 4 ऑप्शन दिया है कि ए और आर, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है। रीजनिंग जो है वो असर्शन की व्याख्या करता है, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, मगर रीजनिंग असर्शन की व्याख्या नहीं करता है। असर्शन सही है किंतु रीजनिंग गलत है, असर्शन गलत है किंतु रीजनिंग सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। दोनों ही बातें सही हैं कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो बाह्य कोर की सीमा से ही परावर्तित होकर वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि जो सेकेंडरी तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसीलिए ही तो ये माध्यम में नहीं चल पाती, क्योंकि हमारा जो बाहरी कोर है वो द्रव है, तरल अवस्था में है, और उस तरल अवस्था के कारण सॉलिड मीडियम नहीं होने के कारण एस वेव्स इसमें एंटर नहीं पाती हैं। तो ये हमारा राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है पूछा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, भूकंप केंद्र से 105 डिग्री से 140 डिग्री तक का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। देखिए मैंने जब आपको भूकंप पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जैसे ये भूकंप का केंद्र है, ठीक है, और ये हमारा भूकंप का नाभिक है, तो इससे हम जब प्राइमरी वेव्स जाती हैं और सेकेंडरी वेव्स को देखते हैं, तो जैसे ये सेकेंडरी वेव्स हैं और ये हमारी प्राइमरी वेव्स हैं, ठीक है, और एक कोड में से डिस्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसका देखें तो यहाँ 105 डिग्री आता है, ये 105 डिग्री ईस्ट वेस्ट का है, और ये है 140 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों 105 से 140 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं वो तो सीधी गुजर जाती हैं, क्योंकि ये तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। ठीक है, तो ये तो क्रोड के होते हुए सीधी निकल जाती है, और जो सेकेंडरी वेव हैं ये भारी क्रोड की सीमा से पहले ही डिस्ट्रैक्ट होकर के एक कर्व्ड रूट ले लेती हैं। इस वजह से ये 105 से 140 डिग्री के मध्य नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसे कहते हैं हम क्या, भूकंपीय छाया क्षेत्र। 105 से 140 डिग्री तक का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, धरातलीय तरंगे सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करती हैं, सर्वाधिक विनाशक होती हैं। बिल्कुल राइट बात है। कैसे, देखिए राइट कैसे है कि जो धरातलीय तरंगे होती हैं इनको जो सरफेस वेव्स होती हैं दोस्तों वो जिगजैग पैटर्न यूज में लेती हैं। कैसे, जिगजैग, यादृच्छिक गति करती हैं, इनका कोई फिक्स कोई एक पैटर्न नहीं होता चलने का, और क्योंकि ये सरफेस के साथ चलती हैं इसलिए ये बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट ऐसे होती है। देखिए ऐसे ऐसे इर्रेगुलर, कैसे भी मूवमेंट करेंगी ये, ठीक है, और इसकी वजह से ये झकझोर देने वाली गति करती हैं। देखिए प्राइमरी जो वेव्स हैं हमारी, वो प्राइमरी वेव्स किसके लिए जिम्मेदार होती है, चट्टानों में संकुचन और विरलन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। कौन सी, प्राइमरी वेव्स। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं जिसके पार्टिकल्स अपसाइड डाउन मूवमेंट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वो हमारी जो हमारी रॉक होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनमें क्या करती हैं, उनमें ऊपर नीचे वाली गति, ठीक है, उसके लिए, यानी कि मैं बताऊं तो क्या,
इसको बोलेंगे हम अभिनति और अपनति। अभिनति और अपनति के लिए जिम्मेदार होती है कौन सी? सेकेंडरी वेव। और जो थर्ड जो होती है हमारी, जो सरफेस वेव्स जो होती हैं वो यादृच्छिक गति करती हैं और ये विनाशकारी होती हैं और ये हमारी चट्टानों में हर तरीके की गति के कारण सब कुछ तोड़ देती हैं, विनाश कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है कि सर्वाधिक लंबा मार्ग भी तय करती है और विनाशकारी होती है, जबकि इनकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद आती है भूकंप केंद्र से 105 डिग्री तक ही द्वितीयक तरंग पाई जाती है। मैंने अभी बताया कि जो द्वितीयक वेव्स हैं वो 105 से 105 तक ही पाई जाएंगी, यानी भूकंप के केंद्र से इधर 105 इधर से 105, 105 से और इस 105 का जोन जो है इसमें भूकंप की सेकेंडरी वेव्स नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ प्राइमरी वेव्स पाई जाएंगी। ठीक है, वो भी 140 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य, 105 से 140 के बीच कोई नहीं होंगी। ठीक है, ये भी सही है। अगर भूकंपीय लहरें एक समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती हैं, जो हमारी ये स्टेट में कह रहा है कि जो हमारी सीस्मिक वेव्स हैं वो एक फिक्स स्पीड से पृथ्वी के कोर से होते हुए अंदर तक पूर्ण एक रेखा में पहुंच जाती है। देखिए ये बात हमारी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखिए इसलिए गलत है ये स्टेटमेंट, यहां देखिए आप कि जो हमारा पृथ्वी का जो कोर पार्ट है, ठीक है, इसमें और बाहर क्या है? आउटर कोर है और फिर मेंटल है, ये हमारी भूपर पट्टी है। तो जो प्राइमरी वेव्स जो हमारी निकलती हैं वह प्राइमरी वेव्स हमारी निकल तो तीनों मीडियम में से सकती हैं, बट मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वेव जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी या लिक्विड से सॉलिड में जाएगी। कहने का मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये वेव आ रही है, ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अपने जो अभिलंब है उससे या तो दूर हटेगी या पास आएगी। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है? ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है और एक कम घनत्व में जाएगी तो ये जो अभिलंब है इससे दूर हट जाएगी। ठीक है, यानी कि अपना मार्ग जो है वो सीधा नहीं रहेगा, इनके मार्ग में अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। और इसलिए कभी भी ये वेव्स ऐसे की ऐसे सीधी नहीं आएगी, बल्कि ये ऐसे 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 अपवर्तित होते हुए आती है। और ठीक वैसे ही प्राइमरी वेव्स भी हमारी ऐसे ऐसे अपवर्तित होते हुए आती हैं, ना कि सीधा रूट लेती हैं, वक्राकार मार्ग लेती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि हमारी जो भूकंप लहरें हैं वो एक समान गति से चली गई नहीं, और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो तो यहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो एक समान गति से कोर के अंदर जाती नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, भूकंपीय लहरें एक समान गति से नहीं जाती हैं। तो डी आंसर विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक उपयुक्त रहा है? Which one source is most appropriate to know about the interior of Earth? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए कौन सा स्रोत सबसे ज्यादा उपयुक्त है? देखिए मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज, अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे हमारे, उनमें क्या था? गुरुत्वाकर्षण था, तापमान था, दाब था, घनत्व था। ठीक है दोस्तों, और भूकंपीय तरंगे थी। ये सब क्या थे? हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत थे। अब इन अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने गुरुत्वाकर्षण से आइडिया जरूर लगता है, मगर ये कभी भी अप्रोप्रिएट सोर्स नहीं है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाए हों। ठीक है, इसके अलावा तापमान तो हमें ऐसे ही पता नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी गहराई में कौन जाएगा जो एग्जैक्ट तापमान का मालूम कर सके। मगर देखिए ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी तो वैसे ही एक डायरेक्ट सोर्स है, और ज्वालामुखी चट्टाने जो है, ज्वालामुखी मैग्मा जो है वो कितना है? वो तो ज्यादा से ज्यादा मेंटल जो दुर्बलता मंडल है वहीं से मैग्मा आता है, कोर से थोड़ी ना मेंटल मैग्मा इतना ऊपर तक आता है। तो हमें पता ही नहीं है कोर में क्या है, ज्वालामुखी से हम पता ही नहीं कर सकते। बट जो भूकंपीय तरंगे हैं वो हमारे क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों में जाती हैं। साथ ही मैंने बताया कि इनकी गति के बारे में हमें अनुमान लगता है। मैंने आपको बताया था पी स्टार, पी और पी डैश और क्या पी, ये तीन तरीके की, पीजी, पी स्टार और पी, तीन तरीके की तरंगे थी। यानी कि पी तरंग में ही तीन अलग अलग लेवल पे अलग अलग गति पाई जाती है। ठीक है, इस आधार पर उनका नाम पीजी, पी स्टार और पी रखा था। ठीक है, तो इनकी गतियों में अंतर से हमें अनुमान लगता है कि पृथ्वी की चट्टानों में कहीं न कहीं घनत्व में अंतर है, और इसी के आधार पर हम अधिक सटीकता से, सबसे सटीक तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं, भूकंपीय तरंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट सोर्स, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है घनत्व, डेंसिटी। तो सीस्मिक वेव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीस्मिक वेव्स से ही हमें पता लगता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसे बनी है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोशिश की है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने जो वीडियोस आपको पढ़ाए हैं उसके सारा मैटर मैं इसमें आपको रिवाइज करा दूं और साथ में आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेशन बताऊं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा, आपका रिवाइज भी हुआ होगा, आपके क्वेश्चंस भी इसमें रेडी हो गए हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के भी लिए हैं, उनका मॉडिफिकेशन भी किया है और साथ में कुछ क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेशन भी की है। इनको पढ़िए, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जामों में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको जो हमारा महाद्वीप और महासागर नितल की उत्पत्ति के बारे में जो मैं अब तक वीडियोस डाल चुका हूं उसके क्वेश्चन आंसर आपको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप लाइक शेयर कमेंट, आपको कोई भी कमेंट करना है, इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।